देखिए अगला टॉपिक आपके मॉड्यूल में जो है 1.7 टॉपिक नंबर 1.7 बच्चों वी वर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है ना, तो उसी सीक्वेंस में टॉपिक नंबर 1.7 है आपके सामने, कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस। कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस, ऑफर का कम्युनिकेशन हमने पढ़ा, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन हमने पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस। थोड़ा लॉजिकल है, कुछ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। और उससे पहले इसमें क्या लिखा है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट communication of proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। ये पता है आपको। And as regard acceptance of the proposal, the same would be viewed from two angles। Acceptance का communication दो एंगल से देखा जाता है, from the viewpoint of proposer and other from the viewpoint of acceptor himself। ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको पिछले लेक्चर में, पढ़ लेते हैं इसको। From the viewpoint of proposer, when the acceptance is put into the course of transmission, यानी जब उसे लेटर बॉक्स में डाला जाता है तो कम्युनिकेशन को मान लिया जाता है। And when it would be out of the power of acceptor, from the viewpoint of acceptor, it would be complete when it comes to the knowledge of the proposer। तो ये तो वही बात है जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। आगे चलते हैं। अब देखिए ये जो हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में, सुनना ध्यान से। मैंने ऑफर किया आपको कोई काम के लिए, टू डू समथिंग, आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, अब आपको वो काम करना है। सो आर यू रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट योर परफॉर्मेंस टू मी? इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट की नेचर पे डिपेंड करता है, पढ़ते हैं। एट टाइम्स ऑफरी may be required to communicate the performance or act by way of acceptance। तो यानी जिस चीज के लिए आपको ऑफर दिया गया है वो आपको मुझे कम्युनिकेट करना पड़ता है by your act। In this case it is not enough if the offeree merely performs the act but he should also communicate his performance unless the offer includes a term that a mere performance will constitute acceptance। देखो इसको ऐसे समझो कि वो ऑफर की नेचर पे डिपेंड करता है। अगर ऑफर इस नेचर का है तो आपको मुझे परफॉर्मेंस को कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप से उसे परफॉर्म कर लीजिए और जब परफॉर्म कर लें तो मेरे पास आ जाएगी। जैसा कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में हुआ कि कंपनी ने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया है, इट वाज ए जनरल ऑफर कि भाई जो कोई भी इस मेडिसिन को कंज्यूम करेगा उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा और अगर हम हुआ तो हम उसको पैसा देंगे। तो फिर मिसेस कार्लिल ने उस मेडिसिन को कंज्यूम किया। सो शी वाज नॉट रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट स्पेसिफिकली कि मैं कंज्यूम कर रहा हूं या मैंने कंज्यूम किया है। यू जस्ट कंज्यूम दैट एज पर द डायरेक्शन ऑफ द कंपनी, और वही आपकी परफॉर्मेंस है। आपको स्पेसिफिकली जाके कंपनी को बताने की आवश्यकता नहीं। आज मैं बोलता हूं कि भाई ये जो क्लास है हमारी रेजोनेंस की सीए फाउंडेशन, इसमें जिस किसी स्टूडेंट के 75% प्लस मार्क्स आएंगे मैं उसको 1000 रुपीज का रिवॉर्ड दूंगा। तो क्योंकि जनरल ऑफर है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू कम एंड कम्युनिकेट मी कि सर आई एम रेडी। आप बस घर पे जाके अपना पढ़ना शुरू कीजिए और अपनी तैयारी कीजिए। जिस दिन आप मार्क्स सिक्योर कर लें आप वो प्राइज मनी लेने के हकदार हो जाएंगे। तो क्योंकि जनरल ऑफर जो है ना वो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है और उसे स्पेसिफिकली एक्सेप्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। मियर परफॉर्मेंस विल अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ यहां पे लिखा है कि कई बार तो आपको परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करनी कम्युनिकेट करनी पड़ती है और अदरवाइज आवश्यकता नहीं है। दिस पोजीशन वाज क्लियरली एक्सप्लेन्ड इन द फेमस केस ऑफ कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इन दिस केस the defendant a sole proprietor concern, ये सब पता है आपको, हम दोबारा पढ़ रहे हैं। Manufacturing a medicine which was a carbolic ball whose smoke could be inhaled through the nose to cure influenza, cold and other connected ailments, issued an advertisement for sale of this medicine. The advertisement also included a reward of $100 to any person who contracted influenza after using the medicine। फिर वो मैडम ने उसको यूज किया। मिसेस कार्लिल bought these smoke balls and used them as directed but contracted influenza।
It was held that Mrs. Carlyle was entitled to a reward of $100 as she had performed the conditions for acceptance. और अब देखिएगा क्या लिखा है, further the advertisement did not require any communication of compliance of the condition. एडवर्टाइजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था, समझ गए? It was not necessary to communicate the same. The court thus in this process laid down the following 3 important principles. तो समझ गए ना, जहां ऑफर की ऐसी रिक्वायरमेंट हो तो ही आपको अपनी परफॉर्मेंस को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, अदरवाइज परफॉर्मिंग एज पर द कंडीशंस ऑफ ऑफर विल अमाउंट सफिशिएंट एक्सेप्टेंस. ठीक, अब इन्होंने 3 प्रिंसिपल्स यहां पर निकाल के दिए आपको. नंबर 1, वैसे पता है आपको, an offer to be capable of acceptance must contain a definite promise by the offerer that he would be bound provided the terms specified by him are accepted. यानी एक ऑफर को एक्सेप्टेंस के लिए कैपेबल होने के लिए एक डेफिनेट प्रॉमिस होना चाहिए. ठीक, an offer may be made either to a particular person or to the public at large, and if an offer is made in the form of promise in return for an act, the performance of the act even without any communication thereof is to be treated as acceptance of the offer. अब ये आखिरी लाइन आपके समझने की है, पहले और दूसरे पॉइंट तो ठीक है. उन्होंने कहा कि if an offer is made in the form of a promise, कई बार ऑफर जो है ना वो प्रॉमिस के फॉर्म में होता है. हमने इसको यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा था, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. उनका भतीजा गुम गया, उन्होंने अनाउंसमेंट किया, गौरी दत्त का भतीजा गुम गया, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि जो कोई उसे ढूंढ के लाएगा उसे मैं एक निश्चित अमाउंट प्राइज मनी के रूप में दूंगा, जो कोई उसे ढूंढ के लाएगा उसको प्राइज मिलेगा. नाउ यू नीड नॉट कम फॉरवर्ड एंड से कि यस मैं उसको ढूंढ के लाऊंगा. यू जस्ट परफॉर्म एज पर द टर्म्स ऑफ ऑफर, और उसी को परफॉर्मेंस माना जाएगा, उसी को एक्सेप्टेंस माना जाएगा. दैट इज सफिशिएंट कंप्लायंस. आपको स्पेसिफिकली बताने की जरूरत नहीं है. तो ऐसा लिखा है, जैसे मैंने कहा कि भाई इस क्लास में रेजोनेंस के सीए फाउंडेशन के बैच में जो कोई 75% से ज्यादा मार्क्स लाएगा मैं उसको 1000 रुपए दूंगा. तो यू नीड नॉट से कि यस सर आई एम रेडी, आई एक्सेप्ट द चैलेंज. नहीं, ये एक जनरल ऑफर है, सॉरी ये जनरल ऑफर नहीं है, स्पेसिफिक ऑफर है. लेकिन जो ऑफर की नेचर है उसके हिसाब से आपको इसे कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट परफॉर्म एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑफर एंड दैट वुड बी सफिशिएंट कंप्लायंस. ठीक है, तो कुछ खास बात नहीं है इसमें. आगे चलते हैं, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिवोकेशन. थोड़ा डिस्कशन करते हैं, फिर इसमें से पढ़ेंगे अपने को करना क्या है. 2 पार्ट में हम इसे डिवाइड कर देते हैं. पहला पॉइंट, व्हेन रिवोकेशन कब किया जाता है या कब किया जा सकता है, और दूसरा व्हेन कम्युनिकेशन is complete. रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? तो 2 मुद्दे हैं यहां पे. नंबर 1, देखिए रिवोकेशन का मतलब समझते हैं आप. रिवोकेशन मतलब विड्रॉल. मैंने आपको ऑफर किया, मैं उसे वापस लेना चाहता हूं, या आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, आप उसे वापस लेना चाहते हैं. तो रिवोकेशन का मतलब है विड्रॉल, अपने ऑफर या एक्सेप्टेंस को वापस लेना, कदम पीछे हटाना. दोस्तों सबसे पहले ये क्वेश्चन अराइज होता है कि रिवोकेशन कब तक किया जा सकता है. मैंने आपको ऑफर दिया, क्या मैं अपना ऑफर वापस ले सकता हूं? आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, क्या उस एक्सेप्टेंस को आप वापस विड्रॉ कर सकते हैं? पहले तो हम वो देखते हैं.
ऑफर एक्सेप्टेंस, अंडरलाइन अंडरलाइन। नाउ दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। हमारा पहला सवाल यह है कि ऑफर को कब तक विड्रॉ किया जा सकता है। मैंने आपको ऑफर किया, देखिए एक बात बड़ा इसमें लॉजिकली एक बात क्लियर है कि जब तक हमारे बीच में एक बाइंडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं हो जाता है, एक बाइंडिंग लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो जाता है, हम उसे ब्रेक कर सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर बाइंडिंग रिलेशन हो गया तो फिर ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यानी जब तक बाइंडिंग नहीं हो तब तक उसे ब्रेक किया जा सकता है। तो ऑफर कब तक विड्रॉ किया जा सकता है, तो हमने टेक्निकली लिखा ऑफर कैन बी विड्रॉन, ऑफर कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरर। ऑफरर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन को कंप्लीट होने से पहले आप ऑफर को विड्रॉ कर सकते हैं। और बच्चों क्या आप जानते हैं कि ऑफरर के अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है? एज सून एज द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। जैसे ही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट किया जाता है, मैंने बताया था आपको कि जिस दिन ऑफरी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को लेटर बॉक्स में डालेगा, ऑफरर फंस गया, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सेप्टेंस को कंप्लीट मान लिया जाता है अगेंस्ट ऑफरर। अब आप बन गए, आपका मतलब जो ऑफरर है वो बन गया, अब वो विड्रॉ नहीं कर सकता अपना ऑफर। तो ऑफर कब तक विड्रॉ किया जा सकता है? जब तक कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को लेटर बॉक्स में ना डाला जाए, टेक्निकली बिफोर कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरिंग। और आपने वो जो एक्सेप्टेंस का लेटर भेजा है, आप उस एक्सेप्टेंस को कब तक विड्रॉ कर सकते हैं? बिफोर कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरी। आपके अगेंस्ट जब वो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाए, यानी वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मुझे मिल जाए, उससे पहले तक आप अपनी एक्सेप्टेंस को विड्रॉ कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट? ठीक है। और इस पर दूसरा पॉइंट आता है कि व्हेन कम्युनिकेशन इज कंप्लीट। ये जो रिवोकेशन आपने किया है, इसका कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? थोड़ा टेक्निकल है बच्चों मामला, उलझ सकते हैं आप, लेकिन ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा हमको, यही मैटर है। तो दूसरा मुद्दा होता है कि ये जो रिवोकेशन है बच्चों, रिवोकेशन ऑफर का भी हो सकता है, एक्सेप्टेंस का भी हो सकता है। उसे कब कंप्लीट माना जाएगा? अगेंस्ट द मेकर एंड अगेंस्ट द अदर पार्टी। मेकर और अदर पार्टी मतलब हम दोनों की अलग अलग बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट रिवोकेशन ऑफ ऑफर। ऑफर का रिवोकेशन कब कंप्लीट होगा? अगेंस्ट मेकर। मेकर मतलब जो बंदा ऑफर रिवोक कर रहा है,
जैसे मैं ऑफर हूं, मैं अपने ऑफर को विड्रॉ कर रहा हूं, तो उसे कब विड्रॉ माना जाएगा? एज सून एज द लेटर ऑफ रिवोकेशन इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो मेरी तरफ से ये मान लिया जाएगा कि ऑफर रिवोक हो गया, लेकिन सामने वाली पार्टी के लिए वो कब होगा? व्हेन द लेटर ऑफ रिवोकेशन विल बी रिसीव्ड बाय हिम। गॉट द पॉइंट? और इसी तरह से मैं अगर एक्सेप्टेंस की बात करूं, एक्सेप्टेंस को रिवोक करना है, मान लो आपने जो एक्सेप्टेंस दी थी आप उसको रिवोक कर रहे हो, तो वो आपके लिए कब रिवोक होगी? जिस दिन आप लेटर ऑफ रिवोकेशन को बॉक्स में डालेंगे। और मेरे लिए कब रिवोक होगी? जिस दिन वो रिवोकेशन का लेटर मुझे मिल जाएगा। गॉट द पॉइंट? ठीक है, थोड़ा टिपिकल हो गया आपके लिए, लेकिन अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये सारी चीजें क्लियर कर देता हूं। तो फिलहाल हमने रिवोकेशन के बारे में दो बात पढ़ी है। एक हमने पढ़ा कि रिवोकेशन आप कब तक कर सकते हैं। ऑफर कैन बी रिवोक्ड before completion of communication of acceptance against offerer, and acceptance can be revoked before completion of communication of acceptance against offeree। दूसरा सवाल कि ये जो रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है, इसका कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा? अगेंस्ट द पर्सन हु इज मेकिंग when letter of revocation is posted, and against the opposite party when the letter of revocation will be received by him। ठीक है, so this is the topic। Fine, पढ़ने से फटाफट। If there are specific requirement governing the making of offer and acceptance of that offer, we also have a specific law governing the revocation। In terms of section 4, communication of revocation, पहले ये वाला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 4 और ये है सेक्शन 5। चलिए, तो पहले ये वाला सेक्शन मॉड्यूल में लिखा है, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 4 कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन, चाहे वो ऑफर का हो या एक्सेप्टेंस का हो, इज कंप्लीट अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट when it is put into the course of transmission। यानी जैसे ही आप उसे लेटर बॉक्स में डालते हैं, to the person to whom it is made so as to be out of your power, ताकि वो आपकी रीच से बाहर निकल जाए, and against the person to whom it is made when it comes to his knowledge। ठीक है, आगे इन्होंने समझाया है इलस्ट्रेशन लेके, if you revoke your proposal made to me by a telegram, the revocation will be complete as far as you are concerned when you have dispatched the telegram। तो ऑफरर जैसे ही टेलीग्राम डालेगा, लेकिन जहां तक ऑफरी का सवाल है, जब वो उसे मिलेगा तभी रिवोकेशन माना जाएगा। एज रिगार्ड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, आपने एक्सेप्टेंस रिवोक की है जिस दिन आप लेटर बॉक्स में डालेंगे, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन आता है, ये भी मैंने आपको बता दिया बच्चों इधर, बट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंसिडरेशन इज व्हेन अ प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड एंड व्हेन कैन एन एक्सेप्टेंस बी रिवोक्ड। This question is more important than the question when the revocation of proposal and acceptance is complete। ये ज्यादा जरूरी है कि आप उसे कब तक रिवोक कर सकते हैं। तो आगे लिख दिया उन्होंने, ordinarily the offer can be revoked his offer before it is accepted। If he does so, the offerer cannot create a contract by accepting the revoked offer। ये तो इन्होंने जनरल रूल बता दिया कि भाई ऑफर को विड्रॉ किया जा सकता है एक्सेप्टेंस होने से पहले। मैंने बताया था ना, गन पाउडर और मैच स्टिक, तो जब तक मैच स्टिक गन पाउडर को नहीं लगती है आप उसे हटा सकते हैं, कोई ब्लास्टिंग नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऑक्शन में गए हैं, आपने किसी चीज को खरीदने के लिए वहां पे बिड लगाई है, बिडिंग चल रही है, तो जब तक वो जो ऑक्शनियर है वो बिड को फाइनल ना कर दे, होता है ना वहां पे फॉल ऑफ हैमर 10,001, 10,002, 10,003, वो फाइनल बिडिंग होती है ऑक्शनियर की तरफ से, एक्सेप्टेंस होती है, उससे पहले आप अपने ऑफर को विड्रॉ कर सकते हैं। आप मना कर सकते हैं कि भाई मुझे नहीं खरीदना, क्योंकि अभी आपके ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं हुई है। वही लिखा है उसमें। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल दिया है, एक्स ऑफर्ड टू सेल 50 bales of cotton at a certain price and promised to keep it open for acceptance by wire till 6 PM of that day। तो मैंने आपको ऑफर किया भाई इतना मैं आपको माल इस रेट पे बेचूं, आज शाम को 6 बजे तक आपको जवाब देना है। बिफोर दैट टाइम एक्स सोल्ड देम टू जेड, मैंने उन्हें जेड को बेच दिया। वाई एक्सेप्टेड बिफोर 6 PM, वाई ने उसे 6 PM से पहले एक्सेप्ट किया, बट आफ्टर द रिवोकेशन बाय एक्स, लेकिन तब तक मैं अपने ऑफर को रिवोक
कर चुका था, तो ठीक है, आपकी एक्सेप्टेंस से पहले ही मैंने ऑफर को रिवोक कर दिया था। बच्चों यहाँ पे एक बात इंप्लाइड है कि मैंने उस रिवोकेशन का कम्युनिकेशन भी आपको दे दिया था, क्योंकि कम्युनिकेशन, आपको सपना थोड़ी आया मैंने रिवोक कर दिया, कम्युनिकेशन इज मस्ट। तो मैंने 6 बजे तक का टाइम दिया आपको, लेकिन 6 बजे से पहले यदि वो माल में किसी और को बेच दूं और इसकी सूचना आपको दे दूं तो वो एक इफेक्टिव रिवोकेशन है, क्योंकि अभी तक आपने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये भी मैंने आपको बताई थी, आगे लिखा है इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 5 प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द प्रपोजल। An acceptance may be revoked at any time before the communication of acceptance is complete against the acceptor। ठीक है, आप पढ़ लेना, इसको अपन बात कर चुके हैं। फिर इन्होंने कहा है the law relating to revocation of offer is the same in India as in England। वो कंट्रास्ट में डिस्कस कर रहे हैं जो इंग्लिश लॉ है इंग्लैंड में और इंडिया में जो लॉ है उनके प्रोविजन सेम है एज फार एज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंसर्न। दोनों में ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, जब वो ऑफरी की नॉलेज में आ जाता है। बट एज फार एज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंसर्न, दोनों जगह प्रोविजन अलग अलग है। बच्चों इंग्लैंड में जैसे ही वो लेटर बॉक्स में लेटर को डाला जाता है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट किया जाता है, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है और वही बाइंडिंग लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। पढ़े अपन इसको। इन इंग्लिश लॉ द मोमेंट अ पर्सन एक्सप्रेसेस हिज एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर, दैट मोमेंट द कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड। और जबकि हम यहाँ पे उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि जिस दिन आप लेटर बॉक्स में डालेंगे तो ऑफरर के लिए कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा और जिस दिन वो लेटर मुझे मिलेगा उस दिन ऑफरिंग के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट माना जाएगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश लॉ एंड इंडियन लॉ। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कॉन्ट्रैक्ट थ्रू पोस्ट, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन। ये भी मैंने आपको पिछली किसी क्लास में बताया था कि जब टेलीफोनिक कम्युनिकेशन होता है तो वो एक इंस्टेंटेनियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। मतलब मैं बोल रहा हूं और तुरंत आप सुन रहे हैं, सो उसी मोमेंट पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, बशर्ते कि आपने मेरी आवाज को क्लियरली सुन लिया। मैंने कहा भी था कि मैं इधर से ऑफर कर रहा हूं, देखो अपन दोनों की बात करते हैं, मैं इधर से ऑफर कर रहा हूं तो वो ऑफर का कम्युनिकेशन तभी होगा जब वो क्लियरली आप सुन लेंगे। फिर आपने उधर से मुझे अपनी एक्सेप्टेंस दी तो वो भी तभी इफेक्टिव होगा जब मैं उसे सुन लूंगा। अगर लाइन में डिस्टर्बेंस है, फोन कट जाता है, तो उसे वैलिड ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। ये क्लियर है, ये हो गया ओवर टेलीफोन हो गया। अब बात करते हैं रिवोकेशन और पर्टिकुलरली जो टॉपिक है वो है रिवोकेशन ऑफ ऑफर। मैं लिख नहीं रहा हूं, ऐसे ही बात कर लेते हैं। रिवोकेशन ऑफ ऑफर, पहली चीज मैंने आपको बता दी कि ऑफर कब तक रिवोक किया जा सकता है बच्चों, बिफोर कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरर। यानी जब तक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर बॉक्स में ना डले आप अपने ऑफर को विड्रॉ कर सकते हैं। और यूं जनरल अपन बात करें तो ऑफर कैन बी विड्रॉन बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या तरीके हैं, ये तो बस एक्सप्रेस वे कि मैंने आपको बोला भाई विल यू परचेज माय मोबाइल फॉर ₹10,000 और इससे पहले कि आप उसे एक्सेप्ट करते मैंने बोल दिया नहीं आई एम नॉट गोइंग टू सेल, तो ये सिंपल रिवोकेशन हो गया बाय कम्युनिकेशन। इसके अलावा और क्या क्या तरीके होते हैं रिवोकेशन के? नंबर 1 ये तो हो ही गया, बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, रिवोकेशन की सूचना दे दीजिए। नंबर 2 क्या है? बाय लैप्स ऑफ टाइम। बच्चों मैंने आपको बताया था कि ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड, offer should be accepted either within a prescribed or stipulated time limit or within a reasonable time। अगर तो ऑफर ने एक टाइम लिमिट स्टिपुलेट की है तो उसमें एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, और नहीं तो एक रीजनेबल टाइम में वो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। अभी रीजनेबल टाइम क्या है? इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट। मैंने बताया भी था आपको, मकान का कॉन्ट्रैक्ट है, कार बेचने का कॉन्ट्रैक्ट है, सब्जी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट है, कोई पेरिशेबल आइटम लाइक दूध बेचने का कॉन्ट्रैक्ट है। सभी चीजों के लिए एक रीजनेबल टाइम अलग अलग हो सकता है। सो इट शुड बी accepted either in the stipulated time period or within a reasonable time period, and if you don't accept that in stipulated or reasonable time period तो ऑफर लैप्स हो जाएगा। इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पे कोर्ट केस है, हालांकि ये इररिलेवेंट है। एक तो ये राम्सगेट विक्टोरिया होटल एंड मॉन्टेफ्योर
और दूसरा है इंडिया कोऑपरेटिव नेविगेशन एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। इन दोनों ही केसेस में क्या हुआ था, देखिए मैंने लिखा भी है कि आपने शेयर्स खरीदने के लिए अप्लाई किया जून में और कंपनी ने अलॉटमेंट किया नवंबर में। जून में अप्लाई किया, नवंबर में कंपनी ने शेयर्स को अलॉट किया। इट वाज नॉट मेड विद इन ए रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, और जब एक्सेप्टेंस रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में नहीं होती है तो हम उसे वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानते हैं, ऑफर लैप्स हो जाता है बच्चों। लेकिन ये कोर्ट केसेस अब इररिलेवेंट हैं, क्योंकि अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 अब तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की टाइम लिमिट आ गई है, तो वो स्टिपुलेटेड हो गया। तो जिस कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं उसको स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर अंदर ही शेयर्स का अलॉटमेंट करना होगा। तो अब जो चीजें हैं वो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से गवर्न होगी, तो अब यहां पे रीजनेबल टाइम पीरियड का कंसेप्ट नहीं है। थर्ड पॉइंट, बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस प्रेसिडेंट। ये भी आसान है बच्चों, मैंने आपको ऑफर किया और साथ में कुछ शर्त रखी, विल यू परचेज माई कार फॉर ₹2 lakhs? इफ यस प्लीज पे मी 20,000 विद इन 2 days। क्या आप मेरी कार को 2 लाख रुपए में खरीदना चाहते हैं? यदि हाँ तो मुझे 2 दिन के अंदर अंदर 20,000 रुपए एडवांस दे दीजिए। अगर बच्चों आपने मुझे 2 दिन के अंदर अंदर 20,000 रुपए एडवांस नहीं दिए, ऑफर लैप्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया। इजी है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इज ऑल्सो इजी, बाय डेथ और इंसैनिटी। डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजल would result in automatic revocation of the proposal, but only if the fact of death or insanity comes to the knowledge of the acceptor। समझ गए क्या? किसी बंदे ने ऑफर किया, मेरा एग्जाम्पल नहीं दूंगा क्योंकि मैं ऑफर कैसे बनूं, डेथ होने वाली ऑफर की। किसी बंदे ने, मिस्टर ए ने ऑफर किया और अगर एक्सेप्टेंस से पहले ही मिस्टर ए की डेथ हो जाए और उसकी इंटीमेशन मिस्टर बी को मिल जाए तो ऑफर लैप्स हो गई। बात सिंपल है, लेकिन इसमें क्वेश्चन आता है कि सर अगर बी को पता ही नहीं हो तो, बी को पता ही नहीं हो तो बच्चों फिर हम उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में ले जाएंगे, क्योंकि जिस समय मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस दिया उनकी जानकारी में नहीं था, तो उनकी एक्सेप्टेंस तो बोनाफाइड थी, वैलिड थी। लेकिन जैसे ही ये पता लगता है कि मिस्टर ए की तो ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, तो वो तो फिर मिस्टेक हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है ना? तो अभी हम यहां पे बात कर रहे हैं कि एक्सेप्टेंस से पहले अगर डेथ हो जाए, एक्सेप्टेंस से पहले अगर डेथ हो जाए और उसकी इंटीमेशन अगर ऑफरी को मिल जाए तो फिर वो ऑफर लैप्स हो जाता है। उसके बाद काउंटर ऑफर, ये भी आपको पता है कि जैसे ही आपने कंडीशनल एक्सेप्टेंस दी तो वो काउंटर ऑफर है, एंड काउंटर ऑफर इज नॉट ए वैलिड एक्सेप्टेंस, उससे तो ऑफर लैप्स हो जाता है। बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड, जो मोड मैंने प्रिस्क्राइब किया है या जो यूजुअल मोड है उसके अलावा अगर आप उसे और किसी तरह से एक्सेप्ट करेंगे तो ऑफर लैप्स हो सकता है, वो ऑफरर की मर्जी पे है। और आखिरी पॉइंट, बाय सब्सिक्वेंट इलीगलिटी। अब इसको भी समझना, बाय सब्सिक्वेंट इलीगलिटी, मैंने आपको किसी चीज को बेचने का ऑफर किया और वो चीज आज वैलिड है, उसे बेचा जा सकता है, लीगल है, लेकिन इससे पहले कि आप उसे एक्सेप्ट करते वो चीज गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया और इलीगल हो गया। तो ऑफर के बाद लेकिन एक्सेप्टेंस से पहले अगर उसकी परफॉर्मेंस इलीगल हो गई, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, तो फिर वो ऑफर ही लैप्स हो जाएगा। यहां भी वही फंडा अप्लाई कीजिए, ऑफर के बाद और एक्सेप्टेंस के भी बाद अगर इलीगलिटी आती है तो फिर वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी बोलते हैं उसको। तो हमें देखना पड़ेगा कि वो इलीगलिटी कब आई। ऑफर से पहले ही इलीगल था तो ऑफर ही वैलिड नहीं है, ऑफर के बाद अगर एक्सेप्टेंस से पहले इलीगलिटी आई तो लैप्स ऑफ ऑफर, रिवोकेशन ऑफ ऑफर माना जाएगा, और एक्सेप्टेंस के भी अगर बाद में आई तो कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया लेकिन दैट कैन नॉट बी परफॉर्म ड्यू टू सब्सिक्वेंट इलीगलिटी, तो फिर वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में चला जाएगा। तो बच्चों ये आखिरी का टॉपिक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, हालांकि मॉड्यूल से ये हमारा चैप्टर है कंप्लीट हो गया है। एक बार आपको पूरा इसको मॉड्यूल में से अच्छे से पढ़ना है। ये जो आखिरी के टॉपिक हमने कम्युनिकेशन पढ़ा है, इसके नोट्स बनाए हैं, इसको अच्छे से पढ़िए, जहां भी दिक्कत आती है मुझसे पूछिए। और अभी एक काम करते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को एंड करेंगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल, ताकि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। एक बार एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं।
मिस्टर ए ऑफरर, मिस्टर बी ऑफरिंग। ठीक, ऑफर लेटर सेंड 12th of March 2020। ऑफर लेटर शॉर्ट में लिख रहा हूं, रिसीव्ड 15th March 20। थर्ड पॉइंट, एक्सेप्टेंस लेटर पोस्टेड। इसको भी सेंड की जगह पोस्टेड लिख दो तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। 18th March एंड एक्सेप्टेंस लेटर रिसीव्ड ठीक है। ये 4 डेट्स हमने लिखी हैं, ये 4 डेट्स हमने लिखी हैं बच्चों। अब इसके बेसिस पे हम कुछ चीजें डिसाइड करते हैं। नंबर 1, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीटेड। आप बताओ बच्चों, ऑफर का कम्युनिकेशन, मैं इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा क्योंकि निश्चित रूप से एग्जाम में इसमें प्रैक्टिकल केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें बनता है कि व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीटेड। आप जानते हैं ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, जब वो ऑफरिंग की नॉलेज में आ जाता है। तो बताइए ऑफरिंग की नॉलेज में कब आया, 15 मार्च को। ठीक है, तो आंसर लिख देते हैं इसके नीचे, 15 मार्च 2020। समझ गए क्या बच्चों? ऑफर का कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होता है जब वो ऑफरिंग की नॉलेज में आ जाता है। आपने लेटर 12 मार्च को पोस्ट किया था लेकिन उसको मिला तो 15 को, तो ऑफर शैल बी कम्युनिकेटेड, ऑफर शैल बी कंसिडर्ड एज कम्युनिकेटेड ऑन 15 मार्च 2020। सेकंड क्वेश्चन, अब बात करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? तो बच्चों एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन की कंप्लीशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम लिखते हैं अगेंस्ट ऑफरर और अगेंस्ट ऑफरिंग। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन 2 पार्ट में होता है। ऑफरर के अगेंस्ट उसे कब कंप्लीट माना जाएगा? व्हेन इट इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, व्हेन द लेटर इज पोस्टेड। तो बताओ बच्चों कौन सी डेट आएगी? 18 मार्च 2020, जिस दिन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया गया। एंड द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंसिडर्ड कंप्लीटेड अगेंस्ट ऑफरिंग व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय द ऑफरर। और वो कौन सी डेट है बच्चों? 22 मार्च 2020। मेरे ख्याल से समझ पा रहे हैं आप? ऐसे अलग अलग सिचुएशन में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस होता है। और अगला क्वेश्चन, ऑफर कब तक रिवोक किया जा सकता है? आपको थ्योरेटिकली ध्यान रखना होगा। ऑफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरर।
ऑफरर के अगेंस्ट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पूरा होने से पहले, यानी जिस दिन ऑफरी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट बॉक्स पे डाला, द मोमेंट आप उस कॉन्ट्रैक्ट में बंध गए, उससे पहले तक आप विड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। तो बताइए बच्चों को कौन सी डेट होगी? यस, इससे पहले तक आप ऑफर को रिवोक कर सकते हैं, इसके बाद नहीं। और रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब तक किया जा सकता है दोस्तों? अभी लिखा था हमने, बिफोर कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरी, यानी जब तक ऑफरर को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रिसीव ना हो जाए आप अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हैं। तो यहां कौन सी डेट आएगी? 22 मार्च 2020। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन है। हमने ये 4 क्वेश्चन डिसाइड किए कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होता है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है अगेंस्ट ऑफरर, अगेंस्ट ऑफरी, रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब तक किया जा सकता है, और रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब तक किया जा सकता है। फिर इसके बाद एक और सिचुएशन आती है, वो अभी मैं नहीं लिख रहा हूं। रिवोकेशन कब कंप्लीट होता है, ऐसे ही वर्बली बता देता हूं, क्योंकि उसमें हमें देखना पड़ेगा कि रिवोकेशन किसका है। रिवोकेशन कब कंप्लीट होता है, उसमें हमें देखना पड़ेगा कि रिवोकेशन किसका है। अगर तो रिवोकेशन ऑफ ऑफर है, अगर तो रिवोकेशन ऑफ ऑफर है तो वो उस दिन कंप्लीट होगा अगेंस्ट ऑफरर जिस दिन उसने लेटर ऑफ रिवोकेशन को पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, और अगेंस्ट ऑफरी जिस दिन लेटर ऑफ रिवोकेशन उसको मिल जाएगा। और इसी तरह से अगर लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है तो जिस दिन रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर डाला जाएगा वो ऑफरी के लिए कंप्लीट होगा, और जिस दिन ऑफरर को रिसीव होगा वो ऑफरर के लिए कंप्लीट होगा। उलझ गए? डजंट मैटर, पढ़िए आप मॉड्यूल में से अच्छे से। ये जहां तक मैंने समझाया वहां तक उसको समझने की कोशिश कीजिए। एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे, चीजों को रिकॉल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, हो जाएगा। कई बार चीजें एक बार में क्लियर नहीं होती तो वो सेकंड टाइम में होती है। और अभी हम फेस टू फेस भी नहीं है, वर्चुअल है, सो इट्स ओके, ट्रबल आ सकती है। ध्यान से पढ़िए, स्ट्रगल कीजिए, मुझसे जितना पूछ सकते हैं पूछिए, फिर हम और आगे चलेंगे। तो ये एग्जाम्पल क्लियर है ना बच्चों आपको? तो इसके साथ में अपना ये चैप्टर खत्म होता है, और फिर अगली क्लास में हम इसके बारे में और बात करेंगे।